अस्सलामुअलैकुम, हियर इज़ मोहम्मद उस्मान हामिद। और आज हम अपना लेक्चर 7 चैप्टर 4 का स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है इंटीग्रल्स। जैसा कि मैंने बताया था कि हम आलमोस्ट हर चैप्टर को दो दो पार्ट्स के अंदर कन्वर्ट करके डिस्कस करेंगे। तो यही चैप्टर 4 के साथ में इस तरह से हम करेंगे कि चैप्टर 4 के अंदर हम हाफ़ पोर्शन अब करेंगे और हाफ़ पोर्शन जो है वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर किया जाएगा। इस वीडियो के अंदर या इस पोर्शन के अंदर हम एक तो कंटोर्स को डिस्कस करेंगे, डिफरेंट कर्व्स किस तरह से होती हैं, जॉर्डन कर्व है, क्लोज कर्व है, सिंपल क्लोज कर्व है, इस तरह से और बहुत सारी टाइप्स जो हैं वो प्रॉपरली हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। फिर इसके बाद हम इंटीग्रेशन को डिस्कस करेंगे। इंटीग्रेशन को डिस्कस करने के बाद अपर बाउंड्स किस तरह से निकाले जाते हैं डिफरेंट इंटीग्रल्स कंटोर इंटीग्रेशन यूज़ करते हुए, वो प्रॉपरली देखेंगे। एक बड़ी इंपॉर्टेंट इनइक्वालिटी है, इंटरेस्टिंग भी है, ML इनइक्वालिटी से कहा जाता है। ये होती क्या है इंशाल्लाह नेक्स्ट आपको प्रॉपरली पता चल जाएगा, ये भी हम इसी के अंदर डिस्कस करेंगे। और लास्ट में हम जो इंटीग्रल कैलकुलस है कम्प्लेक्स नंबर्स के हवाले से एक बड़ा इंपॉर्टेंट फंडामेंटल थ्योरम, जो कि अमूमन रियल वैल्यूज़ के लिए पढ़ा दिया जाता है, लेकिन यहाँ हम कम्प्लेक्स वैल्यूज़ के लिए भी वो फंडामेंटल थ्योरम जो है सेम वही है, लेकिन कम्प्लेक्स नंबर के लिए हम उसे डिस्कस करेंगे इस लेक्चर के अंदर। लेकिन इंटीग्रल्स की तरफ जाने से पहले इस चैप्टर का मकसद क्या है, हम सबसे पहले वो देखते हैं कि एक्चुअली इंटीग्रल्स का मतलब क्या है या ये किस लिए यूज़ होते हैं। और इंटीग्रल्स के अंदर जो कह लें कि इंटीग्रल्स बेसिकली एंटी डिफरेंशियल होते हैं, डिफरेंशिएशन का रेसिप्रोकल में लेके चलते होते हैं। तो इसलिए इंटीग्रल्स की तरफ जाने से पहले सबसे पहले हम डेफिनेशन भी देख लेंगे डेरिवेटिव की, फिर डेरिवेटिव को डिफ़ाइन करते हुए फिर इंटीग्रल की तरफ जाएंगे। तो यहाँ आप लोग देख लें इंटीग्रल्स का मकसद क्या है। इंटीग्रल्स आर एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट इन द स्टडी ऑफ फंक्शंस ऑफ अ कम्प्लेक्स वेरिएबल। ये भी अब चूँकि हम कम्प्लेक्स एनालिसिस पढ़ रहे हैं, तो कम्प्लेक्स वेरिएबल से रिलेटिंग जो फंक्शन होंगे, जिन फंक्शंस के अंदर कम्प्लेक्स वेरिएबल्स इन्वॉल्व हो रहे होंगे, उनको सॉल्व करने के लिए इंटीग्रल्स बहुत अहमियत रखते हैं। ये तो आपको इंशाल्लाह जब आप नेक्स्ट अपने लेक्चर्स की तरफ जाएंगे, नेक्स्ट जो है स्लाइड्स की तरफ, या यूँ कह लें कि अपने नेक्स्ट थ्योरम्स वगैरह और क्वेश्चंस वगैरह की तरफ जाएंगे, तब आपको प्रॉपरली क्लियर हो जाएगा। जैसा कि मैंने बताया है कि मेन तो हमारा काम इंटीग्रल्स ही है, लेकिन उससे पहले थोड़ा बहुत डेरिवेटिव के बारे में जान लेना चाहिए कि किसी फंक्शन के डेरिवेटिव से क्या मुराद होता है। बार बार प्रीवियस क्लासेस के अंदर आप ये जानते होते हैं कि डेरिवेटिव लेने का क्या मतलब होता है, लेकिन अब चूँकि हम कम्प्लेक्स एनालिसिस डिस्कस कर रहे हैं, तो एक कम्प्लेक्स अगर फंक्शन हो जिसे मैं WRT से प्रेजेंट कर रहा हूँ, अगर एक कम्प्लेक्स फंक्शन आ जाए तो उसका डेरिवेटिव कैसे लिया जाता है ये आप लोग देखिएगा। इसके लिए आप कंसीडर करें कि आपके पास एक कम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन है WRT इक्वल्स टू URT प्लस आयोटा VRT। अगर कम्प्लेक्स वैल्यूड है तो यकीनन उसका रियल पार्ट भी होगा, इमेजिनरी पार्ट भी होगा। सो इसलिए मैंने इसके पार्टीशन कर दिया है कि ये U जो है इसके रियल पार्ट को प्रेजेंट कर रहा है और V इसके इमेजिनरी पार्ट को प्रेजेंट कर रहा है। अगर आपके पास एक कम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन है तो इस सूरत में इसका डेरिवेटिव कैसा होगा, जबकि आपके पास फंक्शन U और V जो है ये रियल वैल्यू फंक्शन है, पैरामीटर t पर डिपेंड कर रहे हैं। तो अगर ये आपके पास फंक्शन हो तो फिर इस सूरत में इस फंक्शन का डेरिवेटिव उसे हम जो लिखेंगे वो तो होगा W प्राइम अपॉन t। ऐसे भी लिख सकते हैं, प्राइम से प्रेजेंट कर दें, वो मतलब एक प्राइम है तो एक डेरिवेटिव होगा। दूसरा आप यूँ लिख सकते हैं कि इससे t के रिस्पेक्ट से इसका डेरिवेटिव, जबकि W डिपेंडिंग अपॉन पैरामीटर t, मीन्स जिस फंक्शन जिस पैरामीटर पर डिपेंड कर रहा है उसके रिस्पेक्ट से आप डेरिवेटिव ले सकते हैं। लेकिन इन एक्चुअल होगा क्या, एक्चुअली होगा ये कि अगर आप किसी कम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन का डेरिवेटिव लेते हैं तो इसका मतलब ये है कि आप उसके रियल वैल्यू के अंदर भी चेंज ला रहे हैं और इमेजिनरी वैल्यू के अंदर भी चेंज ला रहे हैं। मीन्स U प्राइम भी हो जाएगा, V प्राइम भी होगा, या U का डेरिवेटिव भी आएगा और V का डेरिवेटिव भी आएगा आपके पास।
बहुत सिंपल सी डेफिनेशन थी, लेकिन चलिए एक एग्जांपल कर लेते हैं, ज़्यादा क्लियर हो जाए आप लोगों को। हम कंसीडर करते हैं कि हमारे पास एक फंक्शन है यू एट टी प्लस आयोटा वी एट टी। तो अगर ऐसी बात है तो शो करें कि अगर आपके पास फंक्शन की पावर 2 हो, फंक्शन का स्क्वायर हो, तो उसका डेरिवेटिव जो है विद रिस्पेक्ट टू पैरामीटर वो इक्वल होगा 2 टाइम विद मल्टीपल ऑफ एक्चुअल फंक्शन एंड विद मल्टीपल ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन। ये आप लोगों ने बताना है। ये खैर वही है, पावर रूल है कि अगर आपके पास पावर 2 है तो 2 स्टार्ट में आ जाएगा, फंक्शन एज इट इज़ आ जाएगा, उसमें से एक कम होगा और आगे फंक्शन का डेरिवेटिव। तो 2 माइनस 1 लिखने की ज़रूरत नहीं थी, वो एक्चुअल फंक्शन आ गया। देख लेते हैं जी, इसकी सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। कंसीडर करें, आप कंसीडर किया आपके पास फंक्शन था डब्ल्यू एट टी होल स्क्वायर, जनरल फंक्शन था। तो हम जनरल फंक्शन को इसके जो है जनरल फार्मेशन के अंदर कंसीडर करते हैं। एक इसका रियल फॉर्म है और एक इसकी इमेजिनरी फॉर्म है। मीन्स यू एट टी प्लस आयोटा वी एट टी होल स्क्वायर। आपको पता है 2 वैल्यू का स्क्वायर है तो क्या होगा, फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर प्लस सेकंड वैल्यू का स्क्वायर प्लस 2 टाइम फर्स्ट वैल्यू सेकंड वैल्यू का मल्टीपल। लेकिन चूंकि आयोटा इन्वॉल्व हो रहा है तो जब आप सेकंड फैक्टर का स्क्वायर लेंगे तो आयोटा स्क्वायर की वजह से बजाय बीच में प्लस आने के वो माइनस हो जाएगा। सो यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर प्लस 2 आयोटा यू भी हो जाएगा। अगर ऐसी बात है तो आप क्या करें, ये आपके पास फंक्शन की जो है ट्रांसफॉर्मेशन हो चुकी है। प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर आप प्रॉपरली पढ़ चुके होंगे कि ट्रांसफॉर्मेशन क्या होती है। फंक्शन को उसकी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म के अंदर लेकर आना, वो इसकी ट्रांसफॉर्मेशन कहलाती है जनरली अगर बात की जाए तो। वैसे तो वो प्रॉपर डिस्कशन है, आप लोग प्रीवियस क्लासेस के अंदर कर चुके होंगे। तो हम इसका डेरिवेटिव लेते हैं जी। डेरिवेटिव लिया, अगर डेरिवेटिव लिया है तो बाय डेफिनेशन क्या होगा, रियल वैल्यू का भी डेरिवेटिव आ जाएगा और इमेजिनरी वैल्यू का भी डेरिवेटिव आ जाएगा। और यकीनन डेरिवेटिव वेरिएबल क्वांटिटी का होगा, कांस्टेंट क्वांटिटी जो है वो साइड पे हो जाएंगी। सो राइट साइड बिकम यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर होल डेरिवेटिव मीन्स जो प्राइम ऊपर शो हो रहा है प्लस 2 आयोटा एंड मल्टीपल ऑफ यू वी दिस डेरिवेटिव होल स्क्वायर होल प्राइम है आपके पास। अगर ऐसी बात है तो देखते हैं जी नेक्स्ट क्या होगा। ये चूँकि 2 वैल्यूज़ के स्क्वायर का डेरिवेटिव था, जब आप डेरिवेटिव लेंगे सॉल्व करने के बाद, यहाँ मैंने क्या किया है, यहाँ थोड़ा अरेंज कर दिया है कि जो फर्स्ट फैक्टर था ना यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर होल डेरिवेटिव, पहले उसको सॉल्व कर लिया, वो होल डेरिवेटिव था। तो आपको पता है कि जब डेरिवेटिव किसी कम्बिनेशन को तो कम्बिनेशन पे सेपरेट होता है। डेरिवेटिव लेकर सॉल्व करने के बाद ये आपके पास आया 2 यू प्राइम, यू स्क्वायर का डेरिवेटिव जो है पावर स्टार्ट में वैल्यू एज इट इज़ और आगे वैल्यू का डेरिवेटिव आ गया, माइनस वी स्क्वायर का डेरिवेटिव 2 वी प्राइम मतलब पावर में से कम और आगे वैल्यू का डेरिवेटिव आ गया, प्लस 2 आयोटा एज इट इज़। और यू भी प्रोडक्ट फॉर्म में थे तो इस पर प्रोडक्ट रूल अप्लाई हो गया, यू एज इट इज़ वी का डेरिवेटिव प्लस वी एज इट इज़ एंड यू का डेरिवेटिव। अब इन्हें जब आप अरेंज करेंगे, अरेंज करने के बाद आपके पास क्या फॉर्म बनेगी ये ज़रा देखें। आप इन सब में से 2 भी कॉमन ले लें, u प्लस आयोटा भी कॉमन लें, तो आपके पास u प्राइम प्लस आयोटा v प्राइम रिमेनिंग्स में आ जाएगा। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तब आपको प्रॉपरली क्लियर होगा कि बीच में आयोटा कहाँ से आ गया। सेकंड फैक्टर के अंदर तो आयोटा आ रहा है, लेकिन जो दूसरा था उसमें से आपने माइनस की जगह जब आयोटा स्क्वायर लिखेंगे तो फिर उसमें से आयोटा कॉमन लेने के बाद आपके पास ये फॉर्म बनेगी। तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा 2 ओमेगा अपॉन टी, ओमेगा प्राइम अपॉन टी या डब्ल्यू एट टी, डब्ल्यू प्राइम एट टी, ये आपकी मर्ज़ी है, कोई सा भी बोल दें। तो इस तरह से डेरिवेटिव आता है। ये चूँकि मैं आगे हो सकता है यूज़ हो जाए थोड़ा बहुत, लेकिन चलिए मैंने कहा कि आपको थोड़ा सा इसका भी जो है वो रेफरेंस दे दिया जाए कि डेरिवेटिव्स किस तरह से निकाले जाते हैं। आपको बार बार ये आप काम कर चुके हैं, लेकिन अगर कम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन आ जाए उसका डेरिवेटिव कैसे निकाला जाएगा। उसका डेरिवेटिव इस तरह से निकाला जाएगा कि उसके रियल पार्ट का भी डेरिवेटिव आपको सेपरेटली निकालना पड़ेगा और कम्प्लेक्स पार्ट जो है, इमेजिनरी पार्ट जो है आपके पास एक्चुअली उसका डेरिवेटिव भी निकालना पड़ेगा, तब आपके पास प्रॉपर फंक्शन का डेरिवेटिव आ जाएगा। डेरिवेटिव्स के बाद हम इंटीग्रल्स की बात करते हैं। अब इंटीग्रेशन जो है हम 2 तरह से करेंगे। अभी मैं आपको सिंपल इंटीग्रेशन की डेफिनेशन बता देता हूँ। इसे डेफिनेट इंटीग्रल भी कहते हैं। किसी भी फंक्शन w, फॉर एग्जांपल आप कम्प्लेक्स वैल्यू फंक्शन ले रहे हैं w, तो उसके डेफिनेट इंटीग्रल से क्या मुराद होगा, बड़ा सिंपली आपके सामने शो हो रहा है कि अगर आपके पास w एट टी एक कम्प्लेक्स वैल्यू फंक्शन हो, पैरामीटर t पर डिपेंड कर रहा हो फॉर एग्जांपल,
और ये जो है रियल और कम्प्लेक्स इसके इमेजिनरी वैल्यूज़ में लिखा जा रहा हो डब्ल्यू एट टी इक्वल्स टू यू एट टी प्लस आयोटा वी एट टी, वेयर यू एंड वी आर रियल वैल्यूड, then definite integral of w at t over an interval from a to b is defined as integral from a to b w at t dt will be equals to integral of its real value plus integral of its imaginary value provided the individual integrals on the right side exist. इसका मतलब यही है कि अगर आपके पास एक कम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन हो तो उसके इंटीग्रेशन से क्या मुराद होगा, सिंपल जैसा कि आप इंटीग्रल लेते हैं तो वो इंटीग्रल एग्जिस्ट कब करेगा अगर उसके राइट साइड पे जिन वैल्यू जो इसके रियल पार्ट्स हैं या इमेजिनरी पार्ट्स हैं अगर उनका इंटीग्रल एग्जिस्ट कर गया तो फिर इस सूरत में हम कहेंगे कि कम्प्लेक्स वैल्यू फंक्शन का इंटीग्रल भी एग्जिस्ट कर गया है. डिटेल अभी हम नेक्स्ट देखेंगे जब प्रॉपरली जो है वो हम इंटीग्रल को डिफ़ाइन करेंगे. ये तो अभी एक रफ सी डेफिनेशन थी, सिंपल सी आपको बता दी है ताकि जो प्रीवियस क्लास के अंदर आप लोग कर चुके हैं बस उसी को लेके आगे बात की गई है. एक एग्जांपल देख लेते हैं जी. आप एवेलुएट करें, इंटीग्रल आपके पास है 0 से लेकर π/4 तक और एक्सपोनेंशियल फंक्शन है आयोटा टी इसके एक्सपोनेंट में आ रहा है. तो इसे एवेलुएट करना है तो दो तरह से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं. एक ये है कि आप एक्सपोनेंशियल फंक्शन को एक्सपेंड करें, ई पावर आयोटा टी आपको पता है कि कास टी प्लस आयोटा साइन टी की इक्वल लिखा जा सकता है. तो ये हमने ई पावर आयोटा टी की जगह जो है कास टी प्लस आयोटा साइन टी लिख लिया आयलर फार्मूला यूज़ करते हुए. फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप के अंदर हमने इंटीग्रल जो है वो सेपरेट कर दिया, काज पर अलग से साइन पर अलग से. अब काज का इंटीग्रल साइन की इक्वल होगा और साइन के इंटीग्रल माइनस काज की इक्वल होगा और फिर लिमिट्स पुट कर दी. लिमिट्स पुट करने के बाद आपके पास आंसर आ जाएगा 1/√2 प्लस आयोटा एंड ब्रैकेट के अंदर -1/√2 प्लस 1 के. इसका सेकंड मेथड डायरेक्ट अगर एक्सपोनेंशियल फंक्शन के इंटीग्रल हम एक्सपेंड कर दें तो आपको पता है कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन एज इट इज़ और जो पैरामीटर में जो एक्सपोनेंट में वैल्यू आ रही होती है आप उसका डेरिवेटिव लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू पैरामीटर. तो अब यहाँ चूँकि आयोटा आ रहा था तो आयोटा जो है वो आपके पास डिनोमिनेटर में आ जाएगा. लिमिट पुट कर दी π/4 से लेकर 0 तक. ई पावर आयोटा π/4 ओवर आयोटा माइनस ई पावर 0 ओवर आयोटा आ जाएगा. ये आपके पास आ जाएगा ई पावर आयोटा π/4 का हमने ओपन किया तो काज π/4 प्लस आयोटा साइन π/4 आ जाएगा 1/8 आयोटा साइड पे और ई पावर 0 1 था तो ये आपके पास 1/8 आ गया. इन्हें जब आप सॉल्व करेंगे तो सेम वही आंसर आपके पास आएगा 1/8 साइड पे और ब्रैकेट के अंदर 1/√2 आयोटा प्लस आयोटा/√2 आयोटा प्लस 1 और ये इक्वल आएगा 1/√2 आयोटा प्लस 1/आयोटा एंड 1/√2 प्लस 1 के. और जब इन्हें आप सिंप्लीफाई करेंगे यहाँ साइड पे मैंने लिख दिया है 1/आयोटा को आप सॉल्व करना पड़ेगा, वो माइनस आयोटा के इक्वल आता है. जब सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास प्रीवियस की तरह आंसर आ जाएगा 1/√2 आयोटा 1/√2 प्लस आयोटा और ब्रैकेट के अंदर -1/√2 प्लस 1 के. ये अभी तक तो हम जो है वो थोड़ा बहुत काम करते आए हैं, डेरिवेटिव की डेफिनेशन बता दी, डिफरेंशिएशन की और इंटीग्रेशन की. लेकिन अब यहाँ से हम प्रॉपर स्टार्ट करेंगे कंटोर्स के हवाले से कि कंटोर्स डिफरेंट कंटोर्स डेफिनेशन जो है वो कर्व्स कौन सी होती हैं, जॉर्डन कर्व और सिंपल क्लोज कर्व क्या होती हैं और पीस वाइज कर्व्स कौन सी होती हैं. इस तरह से बहुत सारी डेफिनेशन जो है अभी हम नेक्स्ट सेक्शन के अंदर करने जा रहे हैं जी. ये सेक्शन डेफिनेशंस के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर शॉर्ट डेफिनेशंस के हवाले से बात की जाए तो बार बार इनका जिक्र आएगा. पहली डेफिनेशन है लोकस ऑफ अ पॉइंट. इट इज़ अ पाथ ट्रेस्ड बाय अ पॉइंट मूविंग अंडर सर्टन गिवन कंडीशंस. बड़ा सिंपल सी बात है कि अगर आपके पास एक पॉइंट जो है प्लेस टू प्लेस वेरी कर रहा हो, मूव कर रहा हो, तो उस मूवमेंट का जो पाथ बनेगा ना उसे लोकस ऑफ अ पॉइंट कहा जाएगा. लोकस का मतलब होता है रास्ता, पाथ, वे. जनरली मैथमेटिकली हम इसे कहते हैं इक्वेशन. और इससे आगे डेफिनेशन है आर्क या कर्व की. सेट अ पॉइंट इन द कम्प्लेक्स प्लेन इज सेट टू बी आर्क और कर्व इफ x equals to x at t and y equals to y at t, where t vary in between a and b and x at t and y at t are continuous functions of the real parameter t. It is basically the locus of a point whose coordinates can be expressed in the form of a single parameter. कर्व क्या है, आर्क भी इसे कहते होते हैं. थोड़ा सा डिफरेंस है लेकिन हम जनरली हम दोनों को एक ही सेंस में यूज़ करेंगे. कर्व आपके पास लोकस ऑफ अ पॉइंट ही होता है जो कि पॉइंट जो है वो स्पेसिफिक एक ही सिंगल पैरामीटर पर डिपेंड कर रहा हो.
तो उसे कर्व कहा जाता है। नेक्स्ट इंशाल्लाह आपको प्रॉपर्ली क्लियर हो जाएगा। अब एग्जांपल देख लें कि अगर आपके पास x जो है आर कास थीटा वाई आर साइन थीटा के इक्वल हो, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल आर स्क्वायर जो है एक सर्कल को डिफाइन करेगा और ये इसकी इक्वेशन बनेगी। पहले जो है एक्स वाई की वैल्यू पैरामीट्रिक फॉर्म के अंदर दी गई है और दूसरी जो है वो जनरल या कार्टेशियन फॉर्म के अंदर वैल्यूज़ दी गई हैं। सेकंड डेफिनेशन देख लें, एक्स इक्वल टू ए कास थीटा है, वाई इक्वल टू बी साइन थीटा है। तो ये आपके पास एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इक्वल 1 जो है ये एलिप्स को डिफाइन करेगा। नेक्स्ट डेफिनेशन क्लोज कर्व की, कर्व ट्रेस बाय a function z equals to z at t such that initial point and the terminal point are the same, then curve is called closed curve। अगर आपके पास एक कर्व ऐसी दे दी जाए जिसका स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट सेम ही हो, सर्कल को जहन में लेके आएँ, आप सर्कल किसी एक पॉइंट से चलें, आप उसी पॉइंट पे आएंगे तो एक सर्कल कंप्लीट बन जाएगा। तो ऐसी फिगर जिसमें टर्मिनल पॉइंट और इनिशियल पॉइंट सेम हो, तो ऐसी फिगर को, और अगर हम कर्व्स की बात करें तो ऐसी कर्व को क्लोज कर्व कहा जाता है। और सेकंड डेफिनेशन है सिंपल कर्व। अगर आपके पास एक जो है कर्व अपने खुद को जो है वो क्रॉस ना करे तो वो सिंपल कर्व कहलाती है। इसके लिए भी आप एक बैंगल जहन में लेके आए या रिंग जहन में आए तो आप उसे मोड़ भी दें तो वो ख़ुद को कभी भी अगर एक्चुअल वे में आप उसे जो है वो श्रंक करें तो वो कभी भी अपने को क्रॉस नहीं करेगी। जॉर्डन कर्व या जॉर्डन आर्क, इसे जो है जॉर्डन भी कहा जाता है और ये सी जॉर्डन जो है 1838 से लेकर 1922 तक इसका टाइम पीरियड है, इसने ये इंट्रोड्यूस करवाई थी। कर्व विच इज़ सिंपल एज वेल एज क्लोज इज़ कॉल्ड जॉर्डन कर्व। ऐसी कर्व जो सिंपल भी हो और क्लोज भी हो उसे जॉर्डन कर्व कहते हैं। या सेकंड डेफिनेशन इसकी है कि कोई कर्व सिंपल एक्सेप्ट फॉर द फैक्ट दैट व्हेन द आर्क सी इज सिंपल एक्सेप्ट फॉर द फैक्ट दैट z at b equals to z at a, we say that c is a simple closed curve, or Jordan curve such a curve is positively oriented when it is in the counter clockwise direction। ये वही बात आ गई कि ऐसी कर्व जिसके इनिशियल और टर्मिनल पॉइंट सेम हो, या यूं कह लें कि वो सिंपल भी हो और क्लोज भी हो, तो उसे जॉर्डन कर्व कहा जाता है। जी, इसके बाद स्मूथ कर्व की डेफिनेशन आ जाती है। ये भी कह लें कि इम्पॉर्टेंट है, शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से शो हो रहा है आपके सामने कि इफ़ z इक्वल्स टू z at t बी अ कम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन एंड अ कर्व इज ट्रेस्ड इन द इंटरवल क्लोज इंटरवल ए बी, फर्दर इफ डेरिवेटिव ऑफ z एग्जिस्ट एंड इट्स डेरिवेटिव नॉट इक्वल टू 0 एंड आल्सो कंटिन्यूस ऑन द क्लोज इंटरवल, देन वी से दैट z इक्वल्स टू z at t इज फॉर्मिंग अ स्मूथ कर्व और रेगुलर कर्व। बड़ी सिंपल सी डेफिनेशन है, ये आप डिफरेंशियल ज्योमेट्री के अंदर भी पढ़ेंगे या कैलकुलस के अंदर भी बार बार पढ़ते हैं कि अगर आपके पास कोई कर्व किसी पैरामीट्रिक फॉर्म के अंदर दी गई है, मतलब कोई कर्व दी गई है, उसका फर्स्ट डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर जाता है, वो डिफरेंशिएबल भी है और किसी भी इंटरवल पर जो है वो कंटिन्यूस भी है और इसके अलावा उसका डेरिवेटिव नॉन ज़ीरो आता है, तो फिर इस सूरत में वो वाली कर्व जो है वो स्मूथ कर्व या रेगुलर कर्व कहलाती है, अगर उसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर जाता है तो, और नॉन ज़ीरो भी हो। पीस वाइज स्मूथ कर्व होगी यकीनन, लेकिन बजाय एज अ होल इंटरवल पर उसके अगर इंटरवल के पीसेस बना दिए जाएं तो उस पर भी ये डिफाइंड होगी। अ कंटोर और पीस वाइज स्मूथ आर्क इज एन आर्क कंसिस्टिंग ऑफ द फाइनाइट नंबर ऑफ स्मूथ आर्क joined end to end. Hence, if equation z equals to z at t such that t vary from a to b represent a contour, z at t is continuous whereas its derivative is piecewise continuous। ये वही बात है कि अगर आपके पास एक कर्व जो है एज अ होल किसी इंटरवल पर क्या कहते हैं कि स्मूथ की डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर रही थी, तो अगर उस इंटरवल के हम जो है सब इंटरवल्स बना दें, फिर अगर उस पर भी ये डेफिनेशन सेटिस्फाई हो रही हो तो उसे पीस वाइज स्मूथ कर्व कहते हैं। और ये कह लें कि उसके आप अगर उसके पीसेस की जो है कर दी जाए, उस कर्व के एज अ होल कर्व पर डिस्कशन करने की बजाय उसके पीसेस कर दी जाए, अगर पीसेस भी उस डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर रहे हो तो इस सूरत में वो वाली कर्व जो है वो पीस वाइज स्मूथ कर्व कहलाएगी। इन्वर्स ऑफ द कर्व नाम से ही शो हो रहा है, वैसे मैथमेटिकली देख लें ज़रा। इफ़ द कर्व c इज़ ट्रेस्ड बाई z इक्वल्स टू f at t इन द इंटरवल i इक्वल्स टू a b, then the inverse of c is denoted by c conjugate z bar which is traced by z equals to g at t such that g at t equals a plus b minus t in closed in brackets. Both
contour C and C conjugates are the inverse of each other but represent the same curve traced in the opposite direction. मैथमेटिकल फॉर्म ज़रा जहन में रख लें, आपके पास जी आर टी जो है वो ए प्लस बी माइनस टी की इक्वल होगा। लेकिन बेसिकली है क्या, अगर आपके पास एक कर्व दे दी जाए, आप उसी कर्व की डायरेक्शन चेंज कर दें तो फिर यकीनन उसके साथ नेगेटिव साइन आएगा मैथमेटिक्स के अंदर। तो वो वाली कर्व जो है जिसकी डायरेक्शन चेंज हो चुकी होगी वो मेन कर्व का इन्वर्स कहलाएगा। नेक्स्ट है जी कंटोर इंटीग्रल। देखिएगा ज़रा, सपोज़ करते हैं हमारे पास z इक्वल टू जी आर टी है, ये कंटोर c को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसे हम एक्सटेंड करते हैं z1 z एट a से लेकर z एट b तक। देन वी अज्यूम दैट f एट z एट t इज़ द पीसवाइज कंटिन्यूअस ऑन द इंटरवल a to b and refer to the function f at z as the being piecewise continuous on c. We then define the line integral or contour integral of f along c in term of the parameter t. क्या बात किया है कि अगर हम सपोज़ करें कि हमारे पास एक फंक्शन जो है वो पैरामीट्रिक फॉर्म में लिखा जा रहा है, पीसवाइज भी हो कंटिन्यूस भी हो, फिर इस सूरत में हम उस फंक्शन को लेकर हम एक इंटीग्रल जो है वो डिफ़ाइन करेंगे। उसका एक स्पेसिफिक फार्मूला होगा और वो इंटीग्रल जो है वो लाइन इंटीग्रल या कंटोर इंटीग्रल कहलाएगा। फार्मूला आपके सामने शो हो रहा है, इंटीग्रल ऑफ फंक्शन एफ एट जी अपॉन अ कर्व सी और कंटोर सी will be equals to integral from a to b f at z at t z prime at t dt means कि function in its parametric form also parametric वैल्यू का आगे डेरिवेटिव और आगे डी एट टी, मतलब पैरामीटर की रिस्पेक्ट से आप इंटीग्रेट कर रहे हैं। तो इस सूरत में ये वाला इंटीग्रल जो है वो कंटोर इंटीग्रेशन कहलाएगा। कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, देख लीजिएगा जी। आपके सामने शो हो रही है, ये प्रॉपर्टी आ रही है कि अगर आपके पास, पहली प्रॉपर्टी देखिएगा ज़रा। पहली प्रॉपर्टी ये है कि अगर कोई जी नॉट बीइंग कांस्टेंट, फॉर एग्जांपल आप यहाँ जी नॉट कांस्टेंट कंसीडर करते हैं, किसी भी कंटोर के साथ आप उसे इंटीग्रेट करते हैं किसी भी कर्व पर, तो कांस्टेंट साइड पे हो जाएगा बाकी फंक्शन का विद रिस्पेक्ट टू दैट पैरामीटर। जो भी फंक्शन जिसके में इन्वॉल्व होगा उसके रिस्पेक्ट से आप उसे इंटीग्रेट कर लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट 3 लाइनें आप जो है वो बल्कि ये जो अभी आपके सामने शो हुई है कि अगर दो फंक्शन का कॉम्बिनेशन हो, इंटीग्रल एज अ होल अप्लाई हो रहा तो इंटीग्रल हम सेपरेट कर सकते हैं। एफ एट जी जी एट जी कंबाइन थे, इन पर इंटीग्रल जो है वो सेपरेटली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। इसके बाद 3 लाइनें आप देखिएगा नेक्स्ट जो हैं, एक पहले शो हो रही थी और बाकी 3 इसके एंड पे देखें। एफ एट जी डी जी अपॉन माइनस सी विल बी इक्वल्स टू माइनस इंटीग्रल ऑफ एफ एट जी डी जी अपॉन सी। मतलब ये है कि अगर आप कर्व का इन्वर्स ले लें या कर्व के साथ नेगेटिव साइन है तो नेगेटिव साइन साइड पे हो जाता है, बाकी फंक्शन का इंटीग्रल ले लिया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट है कि अगर आपके पास राइट साइड पे बिल्कुल एंड पे देखें कि अगर कर्व के पार्टीशन की जाए, फॉर एग्जांपल c1 प्लस c2, और कर्व का एज अ होल इंटीग्रल लिया जाए तो आप पार्टीशन के रिस्पेक्ट से इंटीग्रेट सेपरेटली फंक्शन को कर सकते हैं। इसके बाद यही जनरलाइज फॉर्म में लिख दिया है कि अगर कर्व जो है वो c1 से लेकर cn तक हो तो आप इसे जनरल लिख सकते हैं। इंटीग्रेशन कैन बी रिगार्डेड एज समीशन, ये एक फार्मूला यूज़ होना है, इसलिए देख लें कि इंटीग्रेशन को हम जो है वो समीशन फॉर्म में भी लिख सकते हैं। किस तरह से, अगर हम फंक्शन लें एफ एट जी, इंटीग्रेट करें, उसकी पार्टीशन कर दें किसी भी इंटरवल ए से बी तक, तो फिर इस सूरत में हम उस इंटीग्रल को एज अ होल अपॉन कर्व जो है वो समीशन फॉर्म में लिख सकते हैं। फार्मूला आपके सामने शो हो रहा है, लिमिट अल्फ़ा अप्रोचेस टू 0 समीशन फ्राम 1 to n एफ एट जी के डेल्टा जी के इक्वल्स टू इंटीग्रल अपॉन सी एफ एट जी डी सी। ये फार्मूला जो है ये आप लोगों ने समीशन वाला जहन में रखना है। जबकि डेल्टा जी के क्या होगा, वो नेक्स्ट में से प्रीवियस टर्म माइनस हो जाएगी, जी के माइनस 1, और अल्फ़ा जो है वो S1 S2 Sn जितनी भी वैल्यूज़ होंगी उनकी मैक्सिमम वैल्यू आपके पास आ जाएगी। और एस हैं क्या, ये पार्टीशंस है जी। अब एग्जांपल एक कर लेते हैं। लेट सी बी एनी पीसवाइज स्मूथ कर्व जॉइनिंग 2 points Cn at Z0, then prove that integral upon a curve C of Zn with respect to Z will be equals to 1 over n plus 1 and bracket Zn n plus 1 minus Z0 n plus 1 and n not equals to 1 where n is an integer and C does not through the
पॉइंट z इक्वल टू 0 इफ n इज़ नेगेटिव। ये क्या है कि आपके पास आप तो एक तो आपने प्रूव करना है जो फार्मूला दिया गया है, और दूसरा जो है जब c पर डिफरेंट कंडीशंस अप्लाई कर दी हैं उनको देखते हुए आपने इसका सोल्यूशन निकालना है। तो देखते हैं जी, सोल्यूशन के लिए हम कंसीडर करते हैं कि हमारे पास सपोज c curve from z0 to zn has been traced by z equals to z at t and is a piecewise smooth function, so dz equals to z prime at t dt। then ये हमने कंसीडर कर लिया। फिर इस सूरत में हमारे पास क्या होगा, नेक्स्ट देखते हैं। अगर ऐसी बात है तो आपके पास इंटीग्रल जो है इसके हम अंदर वैल्यूज पुट करेंगे, जी एन की जगह जी एट टी एन आ जाएगा, मतलब पैरामीट्रिक फॉर्म। कर्व जो है वो z0 से zn तक स्टार्ट होगी, और आगे dz की जगह z प्राइम एट t dt आ जाएगा। यहाँ तक करने के बाद आप इसे इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेट कीजिएगा तो आपके पास आंसर जो है बिल्कुल एंड पे लिखा हुआ है 1/n+1 आएगा, और ब्रैकेट के अंदर zn इसकी पावर n+1 और z0 इसकी पावर n+1। ये तब एग्जिस्ट करेगा जब आपके पास n जो है वो 1 की इक्वल ना हुआ। वो ऑब्वियस है, अगर आप n जो है 1 की इक्वल पुट कर दें डिनोमिनेटर में 1/n+1 जो है आपके पास, ये बाद में आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। यहाँ तक करने के बाद आप लोगों ने नेक्स्ट क्या करना है, दिस इक्वेशन डज नॉट डिपेंड अपॉन द पर्टिकुलर कर्व जॉइनिंग पॉइंट फ्रॉम z0 टू zn। अगर z क्लोज हो, कर्व क्लोज हो, तो फिर इस सूरत में आपका टर्मिनल पॉइंट और इनिशियल पॉइंट दोनों सेम होंगे। अगर दोनों सेम हो तो फिर इस सूरत में आपके पास क्लोज इंटीग्रल जो है वो 0 की इक्वल आंसर देता है, तो आपका आंसर 0 आ जाएगा। वो क्यों, zn की जगह z0 रिप्लेस कर दें या z0 की जगह zn रिप्लेस कर दें, दोनों माइनस हो जाएंगे तो 0 आपके पास आंसर आ जाएगा। अगर n 0 हुआ तो फिर इस सूरत में आपके पास z पावर 0 1 हो जाना है, तो 1 का इंटीग्रल जो है वो z की रिस्पेक्ट से ऊपर लिमिट आप पुट कीजिएगा तो zn माइनस z0 आ जाएगा आपके पास आंसर। ML इनइक्वालिटी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, शार्ट के हवाले से भी लॉन्ग में भी पूछ ली जाती है कि अगर आपके पास C एक कंटोर हो, उसकी लेंथ L हो, सपोज करें कि एक फंक्शन f एट z जो है पीस वाइज कंटिन्यूस फंक्शन हो किसी कर्व पर, इफ़ m इज़ अ नॉन नेगेटिव कांस्टेंट सच दैट f एट z इट्स एब्सोल्यूट वैल्यू लेस देन इक्वल्स टू m फॉर ऑल पॉइंट z ऑन C एट विच f एट z इज़ डिफाइंड, देन इंटीग्रल ऑफ f एट z एंड इट्स एब्सोल्यूट वैल्यू विल बी लेस देन इक्वल्स टू ml। अगर आपके पास L जो है कंटोर की लेंथ हो, m आपके पास कोई ऐसा नंबर हो जिससे फंक्शन की एब्सोल्यूट वैल्यू या बहुत ज़्यादा हो तो इसकी इक्वल हो या उससे कम हो, तो ML इनइक्वालिटी ये बताती है कि फ़ंक्शन की एब्सोल्यूट वैल्यू का फंक्शन का इंटीग्रल जो है उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू वो ML से लेस होगी या बहुत ज़्यादा होती इक्वल हो सकती है। प्रूफ इसका देखते हैं जी। अब हमें पता है कि इंटीग्रल जो है एक फार्मूला मैंने बताया था कि इंटीग्रेशन कैन बी रिगार्डेड एज समीशन, तो इंटीग्रल जो है वो समीशन फॉर्म में लिखा जा सकता है, और आपने लिमिट जो है वो यहाँ चूँकि ज़रूरत नहीं है, लिमिट स्किप करवा देनी है, तो इंटीग्रल ऑफ f एट z डी जी इक्वल आ जाएगा बिल्कुल एंड पे देख के समीशन फ्राम 1 to n f एट z के डेल्टा z के। इसका मार्ड ले लें, जब मार्ड लिया तो लेफ़्ट साइड पे फंक्शन का मार्ड आ गया, राइट साइड पे आपने फंक्शन का मार्ड लेने के बाद एब्सोल्यूट वैल्यू की प्रॉपर्टी पुट करनी है, जिसके मुताबिक ये होता है कि जब आप मार्ड सेपरेट करें तो बीच में लेस देन इक्वल का साइन आता है, और आगे जो है फंक्शंस जिन जिन पे मार्ड अप्लाई करना है वो आपने मार्ड अप्लाई किया, एक f एट z के पर और एक डेल्टा z के पर। अब आपको ये पता होना चाहिए कि f एट z के की एब्सोल्यूट वैल्यू m से लेस है, तो उसकी जगह m पुट कर दिया, और समीशन डेल्टा z के इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू ये आपके पास ds के इंटीग्रल की इक्वल आता है, जो कि आपके पास L की इक्वल आता है। सो ये पूरी वैल्यू जो है ये लेस देन इक्वल्स टू ml आ जाएगी, जो कि आपका रिक्वायर्ड आंसर है। कुछ बातें हैं रिमार्क आपको याद रखने चाहिए कि dz की एब्सोल्यूट वैल्यू एक्चुअली इक्वल होती है d इंटू एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ c। dz की एब्सोल्यूट वैल्यू इसकी जगह आप ds भी लिख सकते हैं। L इक्वल होता है इंटीग्रल अपॉन कर्व c ds इक्वल्स टू इंटीग्रल अपॉन कर्व c dz, मतलब ds की जगह dz रिप्लेस किया जा सकता है।
फंक्शन की एब्सोल्यूट वैल्यू अभी हम निकाल चुके हैं, जब हम माड सेपरेट करें तो लेस देन इक्वल का साइन आ जाएगा। इसके बाद m इक्वल होता है एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ फंक्शन। एक एग्जांपल है कि अगर आपके पास एक आर्क हो जो कि बेसिकली सर्कल है, हैविंग रेडियस 2, z mod equals to 2 from z2 to 2 iota that lies in the first quadrant, then show that absolute value of integral to z minus 2 over z4 plus 1 dz will be less than equals to 4 pi over 15। यह ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि आप अपर बाउंड फाइंड करें और जो माड के अंदर वैल्यू लिखी हुई है इसका अपर बाउंड फाइंड करना भी आ सकता है इसकी सेकंड स्टेटमेंट के अंदर। तो इसमें आपने करना क्या होगा, इसमें आपने एक तो जो न्यूमरेटर में वैल्यू है उसका अलग से माड ले लेना, सॉल्व कर लेना। डिनोमिनेटर में जो वैल्यू है उसका अलग से माड लेकर सॉल्व करने के बाद उसका रेसिप्रोकल ले लेना। दोनों को कंबाइन कीजिएगा, ML इनइक्वालिटी यूज़ करनी है, आपके पास आंसर आ जाएगा। दिस इज डन बाई नोटिंग फर्स्ट दैट इफ़ z इज़ अ पॉइंट ऑन c देन z माइनस 2 जो अभी मैंने बताया ऊपर वाली वैल्यू इसका माड लिया। माड को हम लिख सकते हैं z प्लस इंटू माइनस 2 माड, ये लेस देन इक्वल होगा z माड प्लस माइनस 2 का माड। ये z1 प्लस z2 होल माड हो तो लेस देन इक्वल होता है z1 माड प्लस z2 माड। माड सेपरेट किया, अब z का माड 2 की इक्वल है तो उसकी जगह 2 पुट कर दिया और माइनस 2 का माड वो 2 की इक्वल होगा, वो आपके पास आंसर आ गया 4। इस तरह से z4 प्लस 1 पे आपने प्रॉपर्टी जो है वो अप्लाई करनी है, z1 प्लस z2 माड ग्रेटर देन इक्वल्स टू z1 माड माइनस z2 माड, ये वाली। तो z4 का माड माइनस 1 का माड, z4 का माड माइनस 1 का माड, इसका रेसिप्रोकल लेना है तो ये आपके पास 1 ओवर z4 माड माइनस 1 माड जो है ये आपके पास आंसर आ जाएगा लेस देन इक्वल्स टू 15 सॉल्व करने के बाद। z4 माड है ना, इसकी जगह z माड की जगह आप 2 पुट कीजिएगा तो इसकी पावर 4 16 होगा, 16 माइनस 1 15 की इक्वल आता है। और इसका आपने रेसिप्रोकल जो है, चूँकि जब रेसिप्रोकल लेंगे तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। अगर z4 प्लस 1 होल माड ग्रेटर हो 15 से तो इसका रेसिप्रोकल लेस होगा 15 से। तो इन दोनों को कंबाइन कीजिएगा ML इनइक्वालिटी यूज़ करते हुए। ML इनइक्वालिटी यूज़ करेंगे, पहले आप फंक्शन की एब्सोल्यूट वैल्यू ले लें m की इक्वल, m हमें चाहिए था, m हमारे पास 4 ओवर 15 आ चुका है। लेंथ आपने फाइंड करनी है जो कि अभी फार्मूला है आपके पास। फार्मूला के मुताबिक आप जो है z अगर z t की इक्वल हो dz आ जाएगा z प्राइम t डी टी के, और z r ई पावर एटा थीटा होता है, r की जगह आप z माड पुट करें ई पावर एटा थीटा, z माड की जगह आप 2 पुट कर दें ई पावर एटा थीटा। इन दोनों की एब्सोल्यूट वैल्यू लीजिएगा और उसके बाद बल्कि एब्सोल्यूट वैल्यू भी और साथ में इसका डेरिवेटिव भी ले लेना है तो ये 2d थीटा की इक्वल आ जाएगा। आप लेंथ वाले फार्मूला में इसकी वैल्यू पुट कीजिएगा। लेंथ का फार्मूला होता है इंटीग्रल अपॉन c ds की जगह dz रिप्लेस किया जा सकता है। तो dz की वैल्यू पुट कीजिएगा 2d थीटा और लिमिट आपकी 0 से π/2 है। क्यों? क्योंकि सिर्फ पहला क्वाड्रेंट है और सर्कल का, तो सर्कल का पहला क्वाड्रेंट सिर्फ π/2 तक होता है 0 से। तो आप इसको सॉल्व कीजिएगा, आपके पास आंसर आ जाएगा पाई, और m आपके पास 4 ओवर 15 है। ML इनइक्वालिटी यूज़ करनी है, ML इनइक्वालिटी यूज़ करते हुए m और l की वैल्यू पुट कीजिएगा, आपके पास आंसर आ जाएगा।